हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक तिवारी। और इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। और हर क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद लगभग मैं 5 सेकेंड का आपको टाइम दूंगा, और उस टाइम के बीच में आप चाहें तो अपना आंसर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं 5 सेकेंड ही वेट करूंगा क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद। अगर आपने थ्योरेटिकल पार्ट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप थ्योरेटिकल कर सकते हैं। अगर आपने नहीं भी किया है तो आप अपने आप को टेस्ट लेके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे 6 नंबर है ये। पहला है यहाँ पे कि भारत की संसद किसके या द्वारा मंत्रिमंडल ने कृतियों के ऊपर नियंत्रण रखती है? स्थगन प्रस्ताव के द्वारा, प्रश्नकाल के द्वारा, अनुपूरक प्रश्न पूछ के, इन तीनों के द्वारा करती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि अब विघटित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा इसका, क्योंकि इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगला है वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 250 हो सकती है अधिकतम। 2026 तक ऐसा ही रहेगा। और अभी जो है ये 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया गया है, और 2026 में जब बदलाव होगा तो 2001 की जनगणना के अनुसार से फिर से सीटों का बंटवारा होगा और किया जाएगा। और राज्यसभा का सीटों का बंटवारा जो है अनुसूची 4 में है, जिसको लिस्ट 4 बोलते हैं, उसमें है। अगला देखते हैं 4th नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। बिल्कुल गलत है। सभापति तो नहीं होते हैं, लेकिन उपसभापति उसी सदन के सदस्य होते हैं राज्यसभा के, क्योंकि सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं। दूसरा है जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मदनी सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता। मदनी सदस्यों का बचाव कोई नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। बिल्कुल दूसरा वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा इसका। अगला देखते हैं 5वां नंबर। 5th है कि भारत की संसद में सरकारी कार्य के संचालन के संदर्भ में समापन शब्द क्या निर्देशित करता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विधायी प्रक्रिया का कोई नियम जिसके अधीन किसी प्रस्ताव पर आगे चर्चा रोकी जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा इसका। 6 देखते हैं 6ठा नंबर। 6 है कि केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन सा कथन सही है। तो हम इसे देखते हैं। तो पहला है कि भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही असीन सदस्य होंगे। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। कई केंद्रीय मंत्री तो राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, राइट। और कई प्रधानमंत्री भी रहे हैं, जैसे इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, एच डी देवगौड़ा। ये कई लोग हैं जो कि सिर्फ राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। और अभी अभी आप देखें तो अरुण जेटली भी राज्यसभा के सदस्य थे, हालांकि अब वो दुनिया में नहीं है। तो दोनों ही इसमें गलत है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा 6 वाले का। 7वां नंबर देखते हैं। 7वां है संसदीय समितियों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है यहाँ पे कि राज्यसभा के सदस्य सार्वजनिक लेखा एवं सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से जुड़े नहीं होते हैं। नहीं से जुड़े होते हैं, ये पहला गलत है। दूसरा है प्रकलन समिति के सदस्य लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के ही सदस्य से लिए जाते हैं। नहीं, प्रकलन समिति के सदस्य जो होते हैं ये पूरी तरीके से सिर्फ लोकसभा के होते हैं। तो ये भी गलत है, ये दोनों ही गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों ही गलत है। 8वां नंबर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसको देखते हैं हम 8 नंबर। पहला है कि एक विधेयक जो राज्य के विधानमंडल में लंबित हो वह उसके सदन या सदनों के सत्रवाहन के कारण समाप्त नहीं हो जाता है। और ये बिल्कुल सही है, सबसे समाप्त नहीं होता है ये। दूसरा है किसी राज्य की विधान परिषद में लंबित विधेयक जो विधानसभा में पारित न हुआ हो विधानसभा के भंग हो जाने पर समाप्त नहीं हो जाता है। नहीं, ये भी हो जाता है, ये भी गलत है। दोनों ही गलत है, पहला दूसरा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8वें का भी। और माफ करना, ये तो ये तो सही है ना। पहला दूसरा वाला भी अगर विधान परिषद से पास हो गया है,
हाँ, विधान परिषद तो अस्थायी सदन है ना, ये तो रहेगा ना, ये भी सही है, दोनों ही सही है आपका, दोनों ही सही। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा 8वें का, कि दोनों सही है। ठीक है, पहला सही था। देखिए, अगर विधानसभा से पास हो गया है, विधान परिषद से नहीं हुआ है, राइट, अगर ऐसा हो गया है तब तो उसे समाप्त मान लिया जाएगा। लेकिन विधान परिषद से पहले पास हो गया है, फिर विधानसभा में आया है, फिर उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा, वो विधानसभा आएगी तो उसको पास कर सकती है चाहे, तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये सी वाला जो है सही जवाब होगा, दोनों ही सही है इसके। 9th है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और बोल रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है, ये बताना है हमें। तो पहला है कि धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, धन विधेयक नहीं किया जा सकता। वित्त विधेयक एक अलग होता है, उसको कर सकते हैं, पर धन विधेयक को नहीं कर सकते। और ये आर्टिकल 110 में बताया गया धन विधेयक के बारे में। तो पहला ही गलत है, हमारा जवाब पहला वाला ही हो गया। और बाकी ये तीनों जो है ये बिल्कुल सही हैं। तो आप इसे वीडियो पॉज करके चाहे तो देख सकते हैं। हम चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। 10वां है कि भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निश्चित है। तो ये वाला पॉइंट जो है बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी कर सकता है। अगला है, हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार गैर सरकारी पारित किया गया है। गैर सरकारी पारित किया गया है, ये क्वेश्चन से गलत है तो पूरा ही गलत है, दोनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है 10वें का। अगला है 11वां नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा की संसदीय समिति होती है, इसको लेकर ये सवाल है, तो देखते हैं इसमें क्या है। पहला है कि लोकसभा की अधिकतम 25 सदस्यों से संगठित होती है, बिल्कुल गलत है, ऐसे 25 सदस्य नहीं होते इसमें। अगला है, सरकार की विनियोग तथा वित्त शाखाओं की जांच करती है, बिल्कुल ये सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है। दूसरा है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है, बिल्कुल ये सीएजी का। ये सीएजी का आर्टिकल है 148 से लेकर 151 तक, और भाग 5 में ही आते हैं सीएजी। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इनको बोलते हैं। अब फिलहाल में इस समय कौन है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनका फोटो देखिए। तो ये है मौजूदा समय में भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, राइट, और इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, राइट। तो चलिए ये यहाँ पे पूरा होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है। गिरीश चंद्र मुर्मू आपने देख लिया, तो दोनों ही सही है, सेकेंड वाला और थर्ड वाला। तो ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा इसका। अगला लिखते हैं 12वां नंबर, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1/10, यानी कि 10% जो होता है वो गणपूर्ति होता है, जो कोरम होता है ये। मतलब कि टोटल सदस्य मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 552, मतलब कि 56 लोग लगभग हो जाएंगे, 55 लोग। तो क्या होता है उतने लोगों में बैठक शुरू हो जाएगी लोकसभा की, अगर 55 लोग भी आ जाते हैं 552 में से। हालांकि 552 इस समय होते नहीं हैं, मैक्सिमम 545 तक ही हो पाते हैं इस समय, क्योंकि 7 सीट जो है अक्साई चीन और कुछ एक आप देखेंगे तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाले इलाके में है। अगला है 13वां नंबर, यदि संसद में अयोग्य करार व्यक्ति मत देता है तो उससे क्या होगा। तो वह इस प्रकार बैठ में भाग लेने पर 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना किया जा सकता है। 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना, ये तो बहुत ही कम है, हालांकि इस तरह से किया जा सकता है, यही नियम है इस समय। अगला लिखते हैं 14वां नंबर, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा का, क्योंकि इसके अध्यक्ष जो होते हैं जिनको सभापति बोलते हैं ये उपराष्ट्रपति होते हैं। 15वां नंबर है कि यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है। तो राज्यसभा में हारने से कुछ नहीं होता, इनमें से कोई भी नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। 16वां नंबर है कि निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है, ये बताना है 16वें नंबर में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कि किसी मनोनीत सदस्य को मंत्री पद के लिए नियुक्त पर संविधानीय वर्जना नहीं है, मतलब संविधान उसे रोकता नहीं है, ऐसे इंसान तो कर सकते हैं, बस उस इंसान को 6 माह तक मंत्री बनने को मिलता है, और 6 माह के अंदर में उसे लोकसभा या राज्यसभा किसी एक का सदस्य बनना जरूरी होता है। राज्यों में भी यही होता है,
विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी होता है 6 महीने में। जैसे इस समय आप देखेंगे तो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं, वो हमेशा से ही विधानसभा के चुनाव में नहीं जीते हैं और नहीं रहे हैं उसमें। हमेशा वो कहाँ रहे हैं, विधान परिषद से रहे हैं। विधान परिषद जो है भारत के हर राज्य में नहीं है, कुछ एक में ही है, 6 राज्यों में है। हम जब जानेंगे उनके बारे में तब देखेंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तब। अगला है राज्यसभा का पालन सभापति होता है, और ऑप्शन है बी नंबर, नहीं बी नहीं, माफ़ करना, ऑप्शन नंबर सी होगा, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के पालन सभापति। अगला है 18वां नंबर कि संसद का अंग है, तो सही जवाब है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर संसद बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। 18वां है, और 18 के बाद 19वां है कि भारत सरकार की ओर से प्राप्त सभी मुद्राओं को एकत्रित किया जाता है, और एक किया जाता है भारत की संचित निधि में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है इसका। अगला है 20वां नंबर कि मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है यदि उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, और ये कहाँ पे पास हो जाए, तो लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा में सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। आर्टिकल 75 के 3 के द्वारा, आर्टिकल 75 के 3 के द्वारा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला देखते हैं 21 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय प्रणाली का अभिलक्षण नहीं है। तो नहीं है वाला हमें देखना है। तो पहला है कि इसमें सरकार को 2 परिस्पष्ट स्तर होते हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है सरकार के प्रत्येक स्तर की जिम्मेदारियां और शक्तियां एक लिखित संविधान में सुस्पष्टता निर्धारित होती है, यह भी सही है। तीसरा देखते हैं, तीसरा है कि सरकार की विधायी और कार्यपालिका शाखाओं के बीच शक्तियों का कोई पृथकीकरण नहीं होता है, बिल्कुल नहीं, ये गलत जवाब है। क्योंकि दोनों के बीच में पृथकीकरण के अलग अलग बंटवारा हुआ होता है, बोला कि नहीं होता है, नहीं ऐसा नहीं है। विधायी और कार्यपालिका दोनों अलग अलग बॉडीज होती है, ठीक है, दोनों के बीच में शक्ति का बंटवारा होता है। और चौथा है कि सर्वोच्च न्यायालय को इन उपबंधों के निर्वाचन और विवाद के मामले के मध्यस्थता की जिम्मेदारी सौंपी गई है, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी कानून को बनने पर या किसी भी चीज़ को बनने पर उस पर क्वेश्चन उठा सकता है या फिर उसका रद्द भी कर सकता है, आर्टिकल 13 का यूज़ करते हुए। आगे देखते हैं 22वां नंबर, तो इसका सही जवाब कौन सा हो गया था, सी हो गया था। नेक्स्ट है 22 नंबर। 22 में है यहाँ पे कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। तो ये हटाया जा सकता है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ठीक है। ये सभी सदस्य कैसे कर सकते हैं इसका, ठीक है, ऐसे ही हो सकता है, सभी सदस्य करेंगे तभी। अगला है भारत में लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर, इनका क्या होता है इनका, तो इनको निर्वाचित किया जाता है, मतलब है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो चुन के ही वोट आपस में मतदान करके किसी एक को चुनते हैं, और ज़्यादातर जो पार्टी जीती होती है उसी के सदस्य बनते हैं। अगला है क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयक के लिए की गई सिफारिशों को मानने हेतु बाध्य है। नहीं, लोकसभा राज्यसभा के द्वारा तो कह नहीं सकते क्योंकि धन विधेयक पे पूरा का पूरा जो शक्ति है वो लोकसभा के पास ही है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी जवाब होगा। अगला है संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है, और वह है शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियम तथा कंट्रोलर व ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का निरीक्षण, यानी कि जो सीएजी होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनकी रिपोर्ट का निरीक्षण करना, यही होता है लोक लेखा समिति का काम, राइट। और इस समय और लोक लेखा समिति जो है आर्टिकल 118 के थ्रू है, मतलब सब जितनी भी संसद की समितियां हैं ना वो सब आर्टिकल 118 के थ्रू ही उनको बनाई जाती है। आगे देखते हैं 26 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऐसा बोल रहा है। यहाँ पे है आकलन समिति के बारे में हमें कुछ चीज़ें देखनी है यहाँ पे। तो पहला है कि ये तथार्थ समिति है, तदर्थ समिति तो बिल्कुल नहीं है, गलत है। दूसरा है कि आकलन समिति में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, नहीं,
ये भी गलत है, एस्टीमेट कमेटी भी बोलते हैं इसको। तीसरा है कि आकलन समिति में केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। हाँ, ये सो सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, संसद या फिर विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त हो समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है, मतलब एब्सेंट रहता है 2 महीने तक, यानी कि 60 दिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं 28वां नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और इसका जवाब देखते हैं हम। पहला है कि लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य संबंधित होते हैं, जबकि प्रकलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। बिल्कुल, प्रकलन समिति के सारे सदस्य जो हैं सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के होते हैं, और ये भी राज्यसभा में और लोक लेखा समिति में दोनों के होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। लोकसभा के 15 वर्ष ऐसे 7 होते हैं, इस तरह से। अगला है दूसरा नंबर कि संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है, और ये जवाब बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, ये गलत है। तीसरा है कि विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों तथा आयोग के लिए संसदीय कार्य मंत्री संसद सदस्यों को नामित करते हैं, और इसका सही जवाब है 1 और 3 दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 29 में, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है, और वह है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। ये कर सकती है राज्यसभा। आर्टिकल 312 है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, 312 है, फिर भी आप लोग एक बार इसे देख लेना, गूगल कर लेना। नेक्स्ट है 33 नंबर में है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, और ये चुने जाते हैं राज्य के विधानसभा के द्वारा, और इनका कार्यकाल 6 साल का होता है, राइट। और आर्टिकल 80 में बताया गया है राज्यसभा के बारे में। नेक्स्ट है 31 में कि यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पहला वाला कि लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। बिल्कुल, क्योंकि धन विधेयक जो है आर्टिकल 110 में है, और पूरी शक्ति जो है धन विधेयक पे लोकसभा के पास ही होती है, राज्यसभा उसमें कुछ नहीं कर सकता, बस सिफारिश कर सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा उस विधेयक को 14 दिन तक लटका के रख सकता है बस। और 14 दिन में पास नहीं किया, 2 हफ्ते मतलब पास नहीं किया, तो उसको पास ही माना जाता है। तो पहला ही जवाब इसका सही है। 32 देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 31 सदस्य चुने जाते हैं। अगला है बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, और वह होते हैं 16, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मान लीजिए संसद द्वारा पारित एक विधान समाचार पत्र पर कुछ निश्चित निबंधनों का अधिरोपण करता है। इसमें पृष्ठ की अधिकतम सीमा, कीमत तथा विज्ञापन सम्मिलित है। यह विधान भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, ये बताइएगा। एक जो सही है बताना है हमें। तो यह है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 31 के बी के आधार पर यह विधान विधिमान्य है। तो 34 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला लेक्चर 35 नंबर सवाल है, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है, और वह है कटौती प्रस्ताव से, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है, मतलब धन निकालने पे नियंत्रण किसका है,
तो वह है संसद की ऑप्शन नंबर डी। और संसद कैसे बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रवाहन द्वारा, विघटन यानी कि उसको खत्म कर देने के द्वारा, सबके द्वारा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा कि सबसे कर सकते हैं। अगला है, 1 मिनट ज़्यादा आउट हो गया हम। यहाँ पे लाइन है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी नुकसान बना सकती है, कोई भी कानून बना सकती है, माफ करना, नुकसान बोल दिया मैंने, कोई भी कानून बना सकती है। और यह बिना किसी राज्य के सहमति से, ये है ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, राइट। कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए अगर केंद्र सरकार चाहेगी तो उस संधि को किसी भी राज्य के साथ लागू कर सकती है और कोई भी राज्य उसको माना नहीं कर सकता, क्योंकि कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है इसलिए। अगला देखते हैं 39 नंबर। 39 में है कि निम्नलिखित में से किन को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? और यह है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को, क्योंकि ये दोनों में ही भाग ले सकते हैं। अगला है 40 नंबर कि संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और इसे हम देखते हैं। पहला है कि वे मंत्री परिषद के उप समुच्चय हैं, बिल्कुल गलत है। दूसरा है कि विधायी और वैधानिक संशोधन विधेयकों की समीक्षा इन समितियों में की जाती है। जी हाँ, ये की जाती है। कि विधायी मतलब कि जो लॉ होती है, संवैधानिक संशोधन के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, इनको लेकर जो समीक्षा है, मतलब कि इसकी जो रिव्यू कर, जिसको बोल सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं, समितियाँ ही करती है, बिल्कुल ये करती है। तो 2 नंबर सही है, इनके ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा। अगला देखते हैं कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो ये करती है लोक लेखा समिति अपनी संसद को, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष को करती है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं कि विधायी शक्तियों को संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। क्या है मतलब इसका? ये संसद को दिया गया है कि किसका अधिकार दिया गया है, किसको बढ़ा देगा। तो संसद को अधिकार दिया गया कि विधायी शक्तियों में संघीय सूची को जो है, जो संघ सूची है ना, 3 लिस्ट होते हैं एक्चुअली। देखिए होता क्या है कि लिस्ट 3 होती है। एक होती है यूनियन लिस्ट, दूसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट, तीसरी होती है स्टेट लिस्ट, यानी कि राज्य सूची। संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो जो संघ सूची है ना, इसमें अगर ज़्यादा मामले उठा के डालने हैं तो संसद उठा के डाल सकती है, अगर राज्य को लगता है कि वह मामले राज्य के पास नहीं होने चाहिए तो। अगला है कि निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? लोकसभा से ज़्यादा शक्ति प्राप्त है राज्यसभा को, और वह है नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, आर्टिकल 312 के थ्रू। अगला है प्रतिनिधित्व के अलावा विधीय प्रकारों के साथ भारत की संसद एक विमर्शी निकाय भी है। निम्न में से कौन सा एक भारत की संसद का कार्य नहीं है? और वह है जनता की शिकायतों पर आम चर्चा, बिल्कुल ये है। प्रमुख नीति निर्णयों का क्रियान्वयन, नहीं, ये नहीं है। अपने कार्यों और व्यय के लिए सरकार को जवाबदेह ठहराना, बिल्कुल। संविधान संशोधन, बिल्कुल ये सब है। तो नहीं वाला है बी वाला, तो बी वाला अपना जवाब सही हो जाएगा। अगला है लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति कोरम संख्या है, और वह है 10%, 1/10, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला है राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या है, और वह है राज्यसभा की मैक्सिमम संख्या कितनी है? 250। तो 250 का 10% कितना होगा? 25, सिंपल ए। अगला है जब बजट के पारित होने से पहले संसद द्वारा अग्रिम अनुदान दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट यानी कि वोट ऑन अकाउंट, ये वाला, ठीक है। चलिए
आगे देखते हैं 48 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संसदीय समिति नहीं है? अनुदान मांग समिति नहीं, ऐसा कोई समिति नहीं है। लोक लेखा समिति बिल्कुल है, सार्वजनिक उपक्रम समिति बिल्कुल है, प्रकलन समिति ये भी है, तीनों ही है, तो पहला वाला नहीं है, ऑप्शन ए सही जवाब। अगला है 49 में कि निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा के समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मतलब दोनों के जो है बराबर बराबर मेंबर आते हैं, तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है इसका। उस समय हुआ करते थे, हालांकि अब तो तेलंगाना के आने के बाद बट गया है, अब इससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है कि एक नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए निम्नलिखित में से शक्ति किसके पास है? तो यह शक्ति पास है संसद के पास, यानी कि राज्यसभा के पास है, सिर्फ राज्यसभा है लेकिन संसद बोलेंगे उसे। अगला है 51 में, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए हैं? तो 2 बार कौन नहीं हुआ है इनमें से? तो जीएमसी बालियोगी 2 बार हुए थे, नीलम संजीवा रेड्डी ये भी 2 बार हुए थे, ये तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति भी बने थे, और निबिरोज जीतने वाले एकमात्र राष्ट्रपति है नीलम संजीवा रेड्डी, इनका पूरा नाम था, एन का मतलब नीलम था यहाँ पे, राइट। हमें इसमें बताना क्या कि कौन नहीं बना था। बलराम जाखड़ भी बने थे, बलिराम भगत ये नहीं बने थे, तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब हो जाएगा, ये नहीं बने हुए थे 2 बार। अगला है झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 14 है झारखंड से। अगला देखते हैं 53rd है कि भारतीय संसद के निम्न में से किस एक समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? और वह है प्रकलन समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता, सबके सब लोकसभा के होते हैं, लेकिन कोई मंत्री नहीं होता इसमें। अगला है निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदान किए जाते हैं, ये बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना, यही है राज्यसभा के बारे में यहाँ पे मेन विशेष अधिकार, तो ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है। आगे देखते हैं 55 में कि लोकसभा के भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु होता क्या है कि प्रत्येक 2 साल बाद इसके 1/3 सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है और नए लोग को चुना जाता है, तो 55 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं 56 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यसभा का अधिकतम संख्या 250 है, बिल्कुल ये है। अगला है कि राज्यसभा निरंतरता की प्रतीक है, निरंतरता की, बिल्कुल ये निरंतर है, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता है। राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे, बस 2/3 नहीं 1/3, ये गलत है, तो गलत वाला पूछा है, तो ऑप्शन सी अपना सही जवाब हो गया, ये भी सही है। नेक्स्ट है 57, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है कि राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है, नहीं, संशोधन भी नहीं कर सकते और अस्वीकार भी नहीं कर सकते। अगला है कि राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकता, बिल्कुल ये भी नहीं कर सकता। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है, नहीं, चर्चा तो हो सकती है, ये गलत है। कौन कौन सा कथन सही है? तो पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा 57 वाले का। आगे देखते हैं 58 है कि संविधान के अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का। अखिल भारतीय सेवाएं का मतलब क्या है? IAS IPS IRS जो होते हैं ना, ये सब सेवाओं का मतलब सृजन कर सकती है राज्यसभा, इसके बारे में बताया गया है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं अगला आर्टिकल, इसमें आर्टिकल नहीं है। 59 नंबर, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है?
और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन नंबर ए। वास्तव में अर्थात का मतलब क्या है, रियलिटी में, ठीक है। अगला है 60 नंबर 60। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति या किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? तो कंबाइंड सेशन कैसे बुलाया जा सकता है, इसके बारे में इसमें बताना है। देखते हैं इसको भी। तो पहला है कि साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, बिल्कुल। धन विधेयक तो लोकसभा खुद ही कर लेती है, तो होगा ही नहीं। संविधान संशोधन नहीं, इसको भी नहीं कर सकते, सिर्फ पहला वाला होगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है इसका। क्योंकि संविधान संशोधन वही होता है कि लोकसभा में 2/3 और राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से अलग अलग पास करना पड़ता है, एक साथ में नहीं। अगला है कि राज्यसभा में राज्यों को स्थान किस प्रकार दिए गए हैं? तो राज्यों को स्थान दिए गए हैं उनकी जनसंख्या के अनुसार से, हर 10 लाख की आबादी पे एक करना था, ये बताया गया था। अगला है 62 नंबर 62 नंबर कि हमारी संसद में काम रोको प्रस्ताव का क्या प्रयोजन है? इसका मतलब है कि अत्यावश्यक लोक महत्व की निश्चित विषय पर परिचर्चा होने देने को लेकर, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है इसका। अगला देखते हैं। राज्यसभा की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे से कौन सा एक सही नहीं है, ये बताना है। तो राज्यसभा में धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं कर सकते, सही है। राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित करने का शक्ति नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विकल्प पर चर्चा नहीं कर सकती, नहीं, चर्चा कर सकती है, ये तो गलत है। और राज्यसभा के पास अनुदान मांगे पर मत देने की शक्ति नहीं होती, जी नहीं। तो पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा 63 वाले का। आगे देखते हैं। क्योंकि राज्यसभा के पास अनुदान मांगों पर मत देने के लिए शक्ति नहीं होती, तो इस पर मत नहीं सकता, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। विकल्प पर चर्चा नहीं कर सकती, चर्चा तो कर सकती है ना इसके ऊपर। अगला है लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा? तो यह लोकसभा के उपाध्यक्ष को लेकर, ऑप्शन नंबर डी। वैसे लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे जीवी मालवंकर, उनका नाम था गणेश वासुदेव मालवंकर। अगला है 65 नंबर 65 नंबर कि संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है, ये कैसे बताया गया है? तो ये बताया गया है कि ऐसा कर सकती है राज्यसभा, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है। अगला है 66 में कि संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है, किसमें कैसे बताया गया है ये? तो ये बिना किसी राज्य की सहमति से भी वो कर सकती है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संधि है और इसमें संसद की पूरी ताकत है, ये किसी भी राज्य के साथ उस संधि को लागू करवा दे या पूरे भारत से। अगला है स्वतंत्र भारत में राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इनके जन्म दिवस पे ही हर साल टीचर्स डे मनाते हैं, शिक्षक दिवस। अगला है 68, इसमें है कि राज्यसभा का संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। इनके बाकी सब गलत होंगे, एक ही सही है इसमें। तो इसको देखते हैं। पहला है कि इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही है। अगर ये सही है तो ये तीनों गलत ही होगा, पहला ही सही है। नेक्स्ट है 69 में कि लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 51 बी है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है इसका। 1951 में मतलब शुरू हुआ था, 52 तक चलता रहा, फरवरी तक, तो 52 ही माना जाएगा वैसे। अगला है राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? और इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 331 के द्वारा। हालांकि अब एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की प्रक्रिया खत्म कर दी गई है संविधान से, लेकिन आने वाले कुछ समय तक तो या फिर हमेशा इससे सवाल तो बनता ही रहेगा कि कैसे करता था, है कि जगह था, आ जाएगा अब, राइट। एंग्लो इंडियन वो बोलते हैं जिनके पिता, मतलब जो जिनके माता नहीं सिर्फ पिता,
कहाँ के होते थे? यूरोप के होते थे, यूरोपियन कंट्रीज़ के। यूरोपियन कंट्रीज़ का मतलब है ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गई, ऑस्ट्रिया, राइट, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली, पुर्तगाल, ये सब देश क्या है? यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। अगला है 71 नंबर कि लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो यह भारत के राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है। अगला है लोकसभा में राज्यों के किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो यह होती है जनसंख्या के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए। अगला है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो अभी 552 हो सकता है 2026 तक। 2026 में फिर से बदलाव किया जाएगा इसमें। अगला है वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो सीधे करती है वर्तमान में 330 को, राइट, और 330 को सीधे सीधे करती है। और तीसरी इसमें ऑप्शन है, इतना कम क्यों आया है? 43 तक बन सकते हैं। ऐसे सिर्फ राज्यों से की बात कर रहे हैं, राज्य की जनता, इसमें उसको नहीं दिया है, क्या बोलते हैं, यूनियन टेरिटरीज को नहीं दिया। यूनियन टेरिटरीज को मिला लेंगे तो वही तो 143 तक हो जाएगा, 143 तक। अगला है कि वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? तो यूनियन टेरिटरीज से कितने आते हैं? 13 आते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, क्योंकि 330 यहाँ पे और 13 यहाँ पे 43 हो गए, और 13 यहाँ पे 43 हो गए, और 2 मनोनीत होते हैं, 2 45 हो गए, और 7 कहाँ चले गए? अक्साई चीन में, और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इसको पीओके बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, चलिए 75 हो गया। 76 देखते हैं कि राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है हमें। पहला है कि राज्यसभा का अधिकतम संख्या अनुज्ञेय संख्या 250 है, बिल्कुल है। राज्यसभा में 283 सदस्य राज्य, 283 कहाँ से, 250 ही अधिकतम है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जैसे मामलों में इसकी लोकसभा के साथ समान रूप से समान कहाँ है? सिर्फ राज्यसभा को है। ये दोनों ही गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है इसका। अगला है लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो लोकसभा के 2 बैठकों के बीच में अधिक से अधिक 6 महीने का ही गैप होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है 77 का। अगला देखते हैं 78। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो मिनिमम तो 2 आने चाहिए, लेकिन जनरली वैसे 3 आता है साल में। पहले बजट सत्र होता है, फिर मानसून सत्र होता है, फिर शीतकालीन सत्र होता है। एक साल में 3 होता है, तो सबसे बड़ा होता है बजट सत्र। अगला है राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। कैसे कर सकते हैं राष्ट्रपति? और यह कर सकते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के लिखित सलाह पे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला है अस्थीय लोकसभा अध्यक्ष, जिसको बोलते हैं प्रोमेट स्पीकर, कौन नियुक्त करता है? और ये राष्ट्रपति करते हैं। अगर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति इसलिए करते हैं क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, उस सिचुएशन में ऐसे करके करना पड़ता है। अगला है कि लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? और इसका सही जवाब है विघटन के, सत्रवाहन के, स्थगन के, तीनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा इसका। अगला है लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो यह कर सकते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पे करेंगे राष्ट्रपति। अगला है लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारित पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था? तो ये किया गया था 1972 में। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है इसका। अगला है यदि कोई धन विधेयक तब भी समझा जाएगा जब उससे कोई उपबंध, आगे बताएं इसमें से कौन सा होगा? किसी कर के अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या
विनियमन से संबंधित है, ये सही है। दूसरा है भारत के संचित निधि से धन के विनियोग से संबंधित है, बिल्कुल। संचित निधि जिसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड। अगला है जुर्माने या अन्य आर्थिक दंडों के अनुरोधन से संबंधित नहीं। जुर्माने और आर्थिक दंड के जो पैसे हैं ना, ये मतलब कि कंसोलिडेटेड फंड जिसको संचित निधि बोलते हैं उसमें नहीं जाता है। अगला है अनुज्ञप्तियों के लिए शुल्क या की गई सेवाओं के लिए नहीं। कोई भी सेवा, लाइसेंस, जो भी सब चीज़ें होती हैं, इन सब के लिए भी जो पैसा लिया जाता है वो संचित निधि में नहीं जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा 84 का। 85 है लोकसभा के सभी निर्वाचित क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? तो वे होते हैं एकल सदस्यीय निर्वाचित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला है 86 में कि 26 जनवरी 1950 से 1952 तक प्रथम संसद के दोनों सदनों के गठन तक संसद के रूप में कौन कार्य करता रहा? तो ये जो थी संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य उस समय करती रही, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला है 87 नंबर प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? तो वह 13 मई 1952 को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला है मंत्रिपरिषद किसके प्रसार प्रयत्न कार्य करती है? राष्ट्रपति के प्रसार प्रयत्न, लेकिन इसमें यह भी है कि जब तक उसके पास बहुमत है राष्ट्रपति उनको उनके पद से हटा नहीं सकते। 88 हो गया। 89 देखते हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचित क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? तो ये किया गया है करीब 119, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला है कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो यह है 7वां तथा 21वां, इसमें किया गया था लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से 7वां संविधान संशोधन और 21वां संविधान संशोधन। अगला है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वो भी प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा ही किए जाते हैं। दिल्ली में भी 7 सीट है ना, चंडीगढ़ में 1 है। इस तरह से मतलब जहाँ पे भी केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ से डायरेक्ट चुनाव होती है लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए, जहाँ जहाँ पे है। बस राज्यसभा के लिए, राष्ट्रपति के लिए हम डायरेक्ट भाग नहीं लेते हैं। अगला है राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित कर सकता है, और वो कौन से होते हैं? वो होते हैं एंग्लो इंडियन, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि अब इसे ख़त्म कर दिया गया है। अगला है लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो वह आरक्षित है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एंग्लो इंडियन वर्ग, तीनों के लिए। हालांकि अब तो ये ख़त्म कर दिया, अगर फिर भी अभी लगभग अभी क्वेश्चन में आता रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा इसका। अगला है 94 में कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये बताया गया है आर्टिकल 330 में, ऑप्शन नंबर सी। एंग्लो इंडियन का आर्टिकल 331 है, ठीक है, जिसके आरक्षण का है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? तो मध्य प्रदेश करता है, ऑप्शन नंबर सी। 96 है संघ की सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखते हैं इसमें। पहला है कि राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। राजस्व विभाग नहीं, ये नहीं है। भारत की संसद के प्राधिकरण यानी कि ऑथराइजेशन के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता, बिल्कुल। अगला है लोक लेखा के लिए जाने वाले सभी संविर्ने के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है, नहीं। तो सिर्फ 2 नंबर सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला देखते हैं। अगला है किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है?
तो अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय तीनों में ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा इसका। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसको देखते हैं 98 नंबर। तो पहला है कि भारत सरकार द्वारा किए जाने वाला व्यय, करों तथा एकत्रित होने वाला राजस्व दोनों लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा पारित होना आवश्यक है। नहीं, सिर्फ लोकसभा से आवश्यक है, राज्यसभा से नहीं। तो पहला गलत है। दूसरा है भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप केवल लोकसभा में ही न कि राज्यसभा में लगाया जा सकता है, न कि राज्यसभा में। तो जरूरी नहीं कि लोकसभा से किया जाए, राज्यसभा से भी किया जा सकता है ये वाला काम। ये तो सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा भंग हो जाती है तब क्या होता है? तो पहला है जब लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता, राज्यसभा में लंबित विधेयक व्यापक हो जाता है। नहीं, क्या हो जाता है? व्यापगत। व्यापगत का मतलब क्या होता है? ये गलत है, ऐसा नहीं होता। अगला है तब लोकसभा में लंबित विधेयक व्यापगत हो जाता है। हाँ, लोकसभा में जो लंबित है वो व्यापगत हो जाता है, तो ये सही होगा। और अगला है कि तब दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जो राष्ट्रपति के अनुमति के लिए लंबित है व्यापगत नहीं होता है। हाँ, ये नहीं होता है। तो 3 नंबर तो बिल्कुल सही है। तो पूछा सही कौन सा है? 2 और 3। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा 99 का। आगे देखते हैं 100 नंबर। 100वां है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस CDS के एग्जाम में आया है 2007 में क्वेश्चन है लोकसभा समिति का अध्यक्ष, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो क्या किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। दूसरा है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। नहीं, इसमें सिर्फ जो है लोक लेखा समिति, इसमें सिर्फ और सिर्फ संसद के सदस्य ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा इसका। आगे देखते हैं 101। 101 में है भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अविश्वास नहीं, प्रस्ताव नहीं बोलते हैं इसको, राइट। इसे विश्वास प्रस्ताव या फिर राष्ट्रपति का अभिभाषण को पास करने के लिए बोलते हैं। तो ये बात तो सही है, लेकिन इनडायरेक्टली अविश्वासी होता है। दूसरा है अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। बिल्कुल ये सही है। तो इसका सही जवाब होगा 101 वाले का सी, दोनों ही सही है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने का और अन्यथा दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का तथा किसी भी संसदीय समिति का सदस्य बनने का अधिकार है, किंतु वह मत देने के लिए अधिकृत नहीं है? तो वह है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महान न्यायवादी। ऑप्शन नंबर बी। इनका आर्टिकल है 148 से लेकर 151 तक। आगे देखते हैं। आर्टिकल एक को लेकर है 148 से 151। अगला है राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन कौन करता है? तो ये करते हैं विधानसभा का निर्वाचित सदस्य जो MLA होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आगे देखते हैं कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो यह करता है राज्य की जनसंख्या पे। ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसद की वित्तीय समितियां हैं, फाइनेंशियल जो है कमिटी है? तो लोक लेखा समिति भी है, आकलन समिति भी है, सार्वजनिक उपक्रम समिति भी है। ये जो सार्वजनिक उपक्रम समिति है ना, ये जितने भी सरकारी कंपनियां हैं, जैसे महारथ कंपनी, नवरत्न कंपनी जो है, ये सब है, इन सब की जांच करती है, ऑडिट करती है। तो ये तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। यानी कि 3 गलत है, 1 ही सही होंगे। तो सीधा हम सही वाले को ही देखते हैं कौन सा सही है इसमें।
तो डी वाला सही है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन पीठासीन होता है, यही सही है, बाकी सारे गलत है। 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं पीठासीन, बिल्कुल नहीं, 5 साल के लिए होते हैं। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होता है, 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है, निर्वाचित तो इनका होता है पीठासीन अधिकारी। क्या वाला कौन सा सही है? तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी थोड़ी ना, पीठासीन होते, अधिकारी नहीं होते, राइट, ये भी गलत है। पीठासीन अधिकारी प्रतिवर्ष निर्वाचित होता है, ये भी गलत है, यानी कि फोर्थ सही है। आगे देखते हैं, यहाँ पे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और सबसे पहला है इसमें कि केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह घोषणा करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। तो राज्यसभा को यह शक्ति तो बिल्कुल प्राप्त है। दूसरा है आपात की घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं, नहीं, दोनों से पारित करना होता है, तो ये तो गलत है। तो सिर्फ पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा इसका। अगला है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि उस सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। 14 दिन में अगर पास नहीं करेगा तो उसे पास ही मान लिया जाता है। लोकसभा ने कोई मनी बिल पास कर दिया ना, धन विधेयक, तो राज्यसभा पास करे या ना करे, 2 हफ्ते का टाइम होता है, तो पास नहीं करेगा तो भी उसे पास ही माना जाएगा। अगला है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने में कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना होता है? तो सेम ही क्वेश्चन है, अलग तरीके से इसको घुमा दिया, बाकी बात वही है, तो 14 दिन होगा। अगला है राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करते हैं। अगला है भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए आयोजित की जाती है, किस लिए की जाती है संयुक्त बैठक? तो यह की जाती है उस विधेयक पर विचार करने तथा उससे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदन में मतभेद हो, राइट। लेकिन संविधान संशोधन के लिए नहीं कर सकते, उपराष्ट्रपति पर निर्वाचन के लिए नहीं कर सकते, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, महाभियोग के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। अगला है लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो भारत का नागरिक हो, बिल्कुल, उम्र 30 वर्ष से कम न हो, 30 वर्ष से कम न हो, वैसे मिनिमम तो 25 साल होना चाहिए अगर आपको इसका सदस्य बनना है तो, राइट। तो 30 वर्ष से कम ना हो लोकसभा का बनने के लिए, नहीं, ये तो वैसे ये भी गलत है। अगला है पागल या दिवालिया ना हो, हाँ बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। सरकारी लाभ के पद पर ना हो, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। तो 30 वर्ष से कम ना हो, ऐसे नहीं 25 साल का कोई है तो भी लोकसभा का सदस्य बन सकता है, तो ये वाला सही जवाब है बी नंबर 112 का। आगे देखते हैं, अगला है कि लोकसभा सदस्यों के नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? तो यह लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला है आम चुनाव के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष कौन रहता है? तो यह लोकसभा के ज्येष्ठतम सदस्य, जो सबसे ज़्यादा बड़े सदस्य होते हैं, सबसे ज़्यादा उम्र के, उन्हीं को बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। तब तक फिर किसी को चुन लिया जाता है। अगला है लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? तो यह लोकसभा का सदस्य चुनते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला है लोकसभा चुनाव में कौन प्रत्याशी अपनी जनमत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके? यह है ऑप्शन नंबर डी, वैध मतों का 1/4। अगला है कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो जा सकता है, कैसे हो सकता है कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित? केवल लोकसभा में कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ, और राज्यसभा में भी नहीं, दोनों एक साथ, दोनों सदनों में संयुक्त सदन में नहीं, ये अलग अलग कर सकते हैं, केवल लोकसभा में सिर्फ कर सकते हैं। हालांकि वित्त बिल जो होता है, वित्तीय बिल, राज्यसभा से भी शुरुआत इसकी कर सकते हैं, जो आर्टिकल 117 के ए में और बी में है, 2 तरीके से, वो एक अलग होता है। अगला है निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? तो सवाल सेम ही है कि वित्त विधेयक जो मनी बिल होता है, फाइनेंस जो है को लेकर। अगला है 119 में
किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मतलब मैक्सिमम कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसमें, तो वो है 20, ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट, हाँ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, तो वो है लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी। प्रत्यक्ष का मतलब है डायरेक्ट। अगला है, भारत में लोकसभा द्वारा प्रतिनिधित्व करती है, लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जनता का, भारत की जनता का, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है, तो यह प्रधानमंत्री की संतुष्टि से राष्ट्रपति, मतलब प्रधानमंत्री सलाह देंगे लिखित में और फिर इसके हिसाब से राष्ट्रपति कर देते हैं। अगला है, लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है, और यह बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा पारित अधिनियम से, ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा और लोकसभा की शासन शक्तियाँ किस क्षेत्र में है, और इसका सही जवाब है संविधान संशोधन करने के विषय में, ऑप्शन नंबर बी। संविधान संशोधन करने को लेकर दोनों की शक्ति समान है। अगला है, लोकसभा का नेता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, राज्यसभा के शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, बताना है हमें, और इसका सही जवाब है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, पॉज करके आप देख लेना। चौथा है कि राज्यसभा के पास अनुदान मांगों पर मत देने की शक्ति नहीं होती है, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है 126 का। आगे है, संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो ये तीनों ही सही है, गलत है डी वाला, कि इस प्रकार की विधि आर्टिकल 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी नहीं। नए राज्य को बनाना है तो सामान्य प्रक्रिया से उसको पास करना होता है 50% से, और ये आर्टिकल 3 में बताया गया है कि नए राज्यों को बनना, बदलना, उसकी सीमा बदलना, कुछ भी चीज़ें करना, ये राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर कर सकते हैं, और इस पर कोई रोक नहीं है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 3 में बदलना पड़ता है, किसी भी नए राज्य को बनाना या कुछ ऐसा करना होता है तो। अगला है, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, और यह है नहीं, ये राज्यसभा नहीं होगा, इसका होगा किस सदन से बहुमत पास होने पर, लोकसभा से अगर पास हो गया बहुमत, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने पर, लोकसभा में अगर पास हो गया तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 28 का ए होगा। आगे देखते हैं। अगला है, हाँ ठीक है, यह 129 कि किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, तो वह ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश का। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा में निर्वाचित में जीतने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचन घोषित किए जाने के लिए कम से कम 50% वोट पाना अनिवार्य है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 4 लोग हैं, एक को 26% मिल गया, एक को 20% मिल गया, ठीक है, 46 हो गया, और एक को 25 मिल गया, और एक और को कितना मिल गया, जितना ही मिल गया, मतलब 4-5 हो गए मिला के कुछ ऐसे करके। तो सबसे ज़्यादा अगर 26% मिला फिर भी उसको पास मान लिया जाएगा, वो जीता हुआ माना जाएगा, तो पहला गलत है। दूसरा है, भारत के संविधान में अधिकाधिक उपबंध के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष के पद बहुमत वाले दल को जाता है और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। उपाध्यक्ष के पास विपक्ष को नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों ही गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा इसका। आगे देखते हैं, लोकसभा द्वारा धन विधेयक को राज्यसभा को प्राप्त
होने के बाद कितने दिनों के भीतर वापस लोकसभा को लौटाना पड़ता है? 2 हफ्ते। एक ही क्वेश्चन कई बार रिपीट है उसी के जैसा। अगला है, यदि भारत के राष्ट्रपति संसद के उच्च सदन का सदस्य है तो, भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का सदस्य है तो क्या होगा? वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने लिए वोट नहीं कर सकता, क्योंकि वोट अविश्वास प्रस्ताव कहाँ आता है? लोकसभा में सिर्फ आता है। अगला है, लोकसभा समिति, यहाँ पर लोक लेखा समिति होनी चाहिए। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, यह प्रस्तुत करती है, यहाँ पर लोक लेखा समिति समझना, लोकसभा के स्पीकर को देती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत पार्टी के द्वारा नामित किया जाता है, बिल्कुल, लेकिन उनको नियुक्त करते हैं कौन? राष्ट्रपति जी। अगला है, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो यह रखा जाता है अतिरिक्त अनुदान, अनुपूरक अनुदान, अनुपूरक अनुदान के रूप में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। इसका चौथा ऑप्शन है ही नहीं इसमें। अगला है कि बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? तो यह करती है लोक लेखा समिति के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, और इसमें कोई मंत्री सदस्य नहीं होता इसका। अगला है, संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना है को कहा जाता है? और इसे कहा जाता है आर्थिक कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, संसद के सदन में सत्रवाहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो सत्रवाहन होती है उसको लेकर, और वह यह है कि इसका तीसरा सिर्फ सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। जिसके सदन के समक्ष लंबित विधेयक प्रभावित नहीं होता है, सिर्फ 3 वाला सही है, ये दोनों ही गलत है। अगला है 139 में, परामर्शदात्री समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 139, तो पहला है कि कोई मंत्री इन समितियों का सदस्य या अध्यक्ष नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। वे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित की जाती है, बिल्कुल। इसमें सदन के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, बिल्कुल। तो दोनों सारे सही, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है इसका। 140 है, संसदीय विशेषाधिकार यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रिविलेजेस, तो पहला है, संविधान में कोई भी संसदीय विशेषाधिकार उल्लेखित नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें है, उल्लेखित है। संसद के पृथक कानून के माध्यम से स्पष्ट रूप से उनके संहिताकरण हेतु व्यवस्था प्रदान की गई है। नहीं, ऐसा नहीं किया गया है। ये संसद और उनकी समितियों के सभी सदस्यों को प्रदान किए जाते हैं, बिल्कुल इनको किए जाते हैं। तो तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा 140 का। आगे देखते हैं। 141 है कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के साथ संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का निर्देश दे सकती है। अब इसके बारे में 3 चीज़ें देखना है कौन कौन सा सही है। तो पहला है, इस प्रकार के प्रस्ताव के लिए प्रत्येक 1 वर्ष बाद आवधिक नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। हाँ, और किसी भी राज्य के लिए कोई कानून बनाती है हमारी राज्यसभा, तो 1 साल के लिए ही मान्य रहता है, उसके बाद से दोबारा से बनाना पड़ेगा। और अगला है, यहाँ तक कि प्रस्ताव के परिवर्तन में न रहने पर भी इस प्रकार बनाया गया कानून परिचालन रहता है। नहीं, 1 साल में ख़त्म हो जाता है। अगला है, राज्य विधानमंडल के पास उक्त विषय के संबंध में कानून बनाने की शक्ति नहीं रह जाती है। ऐसा नहीं है, उस विषय में राज्य विधानमंडल तो नहीं बना सकता, अगर उसने बना दिया है तो। ये बात तो सही है, राइट। तो ये भी सही होगा कि राज्य विषय उस समय के लिए नहीं बना सकती जब तक वो कानून है उसके, जब केंद्र ने बना रखा है तो, लेकिन बाद में बना सकती है, राइट। उनके पास उक्त विषय से संबंध में उससे मिलता कानून बना सकती है, लेकिन उससे खिलाफ नहीं होना चाहिए। उस विषय में कानून न बना, ऐसा नहीं है, तो गलत है। उस विषय में कानून नहीं बना, ऐसा नहीं हो सकता, बस उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए, बस
ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला है 42 में, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति के सदस्य के रूप में मंत्री नहीं हो सकते? और वह है विभागीय अस्थायी समिति या प्रकलन समिति, ऐसे मंत्री नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है इसका। अगला है संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? तो ये बोला जाता है लोकसभा को। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला है आमतौर पर प्रतिदिन सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा 11 से 12 को हम क्या कहते हैं? और इसका सही जवाब है प्रश्नकाल। ऑप्शन नंबर डी। अगला है लोक लेखा समिति यानी कि पीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? इसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएससी मतलब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा। पीएससी अपना रिपोर्ट जो है नहीं लोकसभा में देती है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति लोकसभा में ही देती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है इसका 145 का। आगे देखते हैं। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है और यह की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा और बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है किस सदन के सदस्य द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ेगा? और यह है लोकसभा से पास होने पर। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत के संविधान संसद को साधारण बहुमत से कोई संकल्प पारित कर नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं के नाम परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है। संसद के संविधान को, हाँ बिल्कुल पहला वाला सही है। दूसरा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के अधीन जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है। बिल्कुल दिया गया था, अब ये है नहीं, दोनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला है लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख अपना त्यागपत्र दे सकेगा? तो ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का सही पदानुक्रम है। कौन सबसे पहले देखा प्रेफर में रहेगा? तो सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष को अगर ये नहीं है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे, अगर ये भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे, और ये भी नहीं है तो सदन द्वारा कोई तय व्यक्ति होगा, इसमें उपराष्ट्रपति वगैरह लोग नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, दोनों ही गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। आप पॉज करके पढ़ लेना उसे। अगला है परमाणु ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अधीन है? और इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है किन संस्था की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है? तो वो राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं, इसके सभापति होते हैं, चेयरमैन बोलते हैं। अगला है निम्न में से किसके अनुमोदन के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता और न किसी धन का व्यय किया जा सकता है? और वह है संसद, इसके बिना नहीं कर सकते। लास्ट वाला सेंटेंस है, अब क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है आपको, यानी कि 3 सही है 1 गलत है। तो आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। और इसमें गलत है 2 वाला कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए नियमों और ग्रहता की कोई शर्तें निर्धारित नहीं की गई है। बिल्कुल की गई है, एक सत्र में केवल एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकते हैं, ध्यान रखना आप। ठीक है, तो अपना बी वाला जवाब सही हो गया। सो वीडियो यहाँ ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर बाय बाय एंड टेक केयर।